हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, हमने कल डिस्कस किया हुआ है कि हमको क्लास 10th मैथ्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा पार्ट कितने नंबर का आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और कल एक बात मैंने ये भी बताई थी, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहली क्लास की वीडियो ज़रूर देखें। उसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का आ रहा है और हमको क्या क्या पढ़ना है। और मैंने बताया था आपको एक चीज़ कि 10th में जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं 9th में उन चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। तो मैंने ये भी कहा था कि भाई जिन लोगों को लगता है कि अरे सर हमने 9th तो पढ़ा ही नहीं हुआ है, मतलब पढ़ा है ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है, तो क्या अब हम 10th में हमको पूरा फिर से 9th पढ़ना पड़ेगा? तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बस जो जरूरी चीजें हैं हर क्लास की, जैसे आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हमको संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं संख्या पद्धति के, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्णांक हो गया, परिमेय अपरिमेय, सम विषम, भाज्य अभाज्य, ये सारी चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। क्योंकि जब क्लासेस में अगर मान लीजिए बीच में टर्म आया, क्वेश्चंस में प्रश्न में पूछ लिया कि मान लीजिए ये प्राकृतिक संख्या है, तो आपके दिमाग में अगर सर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, तो इन सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो इसी वजह से आज की जो क्लास रहेगी वो संख्या पद्धति के बारे में बहुत आसानी से आपको समझाया जाएगा। जो भी डेफिनेशंस होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कैसे, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस की जाएंगी। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य, सहभाज्य, वास्तविक अवास्तविक, ये सारे इतने आपके जो 12 ये टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको बेसिक जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब नंबर्स को जानने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा नंबर्स हैं क्या, क्यों जरूरी है, ये नंबर सिस्टम है क्या, संख्या पद्धति है क्या। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, तो सबसे पहले हम उस भाषा के जो कहते हैं लेटर होते हैं, जैसे हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में बच्चे को सबसे पहले सिखाया जाता है क्या, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी। इंग्लिश पढ़ता है बच्चा तो उसको ABCD, अगर मान लीजिए आपको फ्रेंच सीखना है तो फ्रेंच की जो बेसिक लेटर्स होंगे, ठीक है, स्पेनिश के जो बेसिक लेटर होंगे, मतलब कोई भी लैंग्वेज हो तो उसके जो लेटर्स हैं उनको समझना, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और उसी के बाद आप उस भाषा पर कमांड कर सकते हो, उस लैंग्वेज पर आप कमांड कर सकते हो। ऐसे ही मैथ्स को पढ़ने से पहले ही हमको अपने नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, इनका यूज़ क्या है, कहाँ पर कैसे यूज़ करना है। तो अगर हम जानेंगे ही नहीं नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें काफ़ी परेशानी हो सकती है। ठीक है, देखिए, उम्मीद करते हैं आप सबको दिखाई दिया होगा संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। मतलब कि जैसे कि इंग्लिश में हम करते हैं ना अल्फ़ाबेट, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वही क्या हो जाता है, अल्फ़ाबेट हो जाता है। ठीक है, हिंदी में छोटा से लेके ज्ञान तक का जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है वो क्या हो जाता है, वर्णमाला हो जाता है। ऐसे ही मैथ्स में भी जो नंबर्स का पूरा कॉम्बिनेशन है, हर टाइप के नंबर्स हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है, उन्हीं को मिलाकर जो एक फॉर्मेट बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। और संख्या पद्धति में हम 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते और समझते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं के बारे में लिखा हुआ है, तो बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा अरे सर माइनस में भी तो जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। ठीक है, और संख्या पद्धति में संख्याओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, यह जानकारी समझकर संख्याओं का उपयोग करना सीखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अनंत तक की सभी संख्याओं को हम संख्या पद्धति
में पढ़ते हैं और माइनस में भी पढ़ते हैं, यानी कि अगर इसको और थोड़ा सा करेक्ट कर लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट के बीच की सारी संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति करते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, आपको जो बताया गया है, आपको जो सिखाई गई है, वो संख्याएं भैया होती कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है वास्तविक संख्या और एक होती है क्या? काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और दूसरी होती है क्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है भैया। संख्या को जब डिवाइड करेंगे तो हम इन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक नाम से पता चल रहा है, यानी कि रियल नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो यूज होते हैं, जिनके बारे में हमें पता होता है। काल्पनिक संख्या क्या हो जाएगा? मान लीजिए कोई भी इक्वेशन दिया है, x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप सबको पता है, ये अलजेब्रा में हम बेसिक में पढ़ेंगे ही। ठीक है, ये चर है, चर अचर, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल। ठीक है, तो ये प्लस 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और x की वैल्यू जब हमको पता करनी होगी तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 2। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट -2। अब आप कहोगे सर इसकी क्या वैल्यू होगी? इसकी तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती। जी हाँ, बिल्कुल इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। अभी आपको इतना ही जानना है, क्योंकि इसका कोई वैल्यू हमको पता नहीं। जब आप 11th और 12th में पढ़ोगे तो वहाँ पे आयोटा और इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब फिर वही वास्तविक संख्याओं में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलते हैं, पहली संख्या क्या आती है? प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। नाम से ही पता चल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चा, कि जब आप लोग बच्चा को सबसे पहले माता पिता, पेरेंट्स जो होते हैं, वो 1 2 3 1 2 3 4 5 यही सिखाते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो नहीं भी सिखाया गया है। आपने देखा होगा जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर या बड़े बड़े शहरों में बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, वो आते हैं, कहते हैं भैया दे दीजिए, भैया दे दीजिए, भूख लगी है, खाना खाना है। ठीक है, यानी कि जो भिखारी टाइप के होते हैं छोटे छोटे बच्चे, मतलब भिखारी होते नहीं, उनको जानबूझकर बना दिया गया है शिक्षा के अभाव में। सरकार तो काफ़ी प्रयास कर रही है सबको शिक्षित करने का, लेकिन आप ये बताओ, आप कहो नहीं हमारे पास फुटकर नहीं है, चेंज नहीं है, वो कहते भैया 2 रुपये ही दे दो, भैया 2 रुपये ही दे दो। अब आपको क्या लगता है, क्या वो कभी स्कूल गई है या कभी वो बच्चा स्कूल गया है? मुझे तो नहीं लगता वो कभी स्कूल गया होगा। ठीक है, आप उसको 10 रुपये दे दो, कहते हो मैं इसमें से सिर्फ 2 रुपये रख लूँ, तो कहेगा अच्छा ठीक है भैया आप 10 रुपये दो, मैं आपको 8 रुपये वापस कर दूंगी। ठीक है, तो आप 10 रुपये देते हो तो वो आपको निकालेगी अपने सिक्के, 2 रुपये रखेगी और 8 रुपये क्या कर देगी? वापस कर देगी। ठीक है, ऐसे जो मजदूर होते हैं घरों में काम करने वाले, बहुत मजदूर कभी भी स्कूल का चेहरा तक नहीं देखे होते हैं, लेकिन उनको पता है कि हमारी मजदूरी कितनी हो रही है। मान लो 350 रुपये के हिसाब से वो काम कर रहे हैं आपके यहाँ, वो 2 दिन काम किए तो कहेंगे भैया 700 रुपये हमारा हो गया, हमारा हिसाब कर दीजिए, हमारा मेहनताना दे दीजिए। कहने का मतलब क्या है, ये जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, यानी कि ये हमें कहाँ मिलती है? हमें नेचर से ही मिलती हैं, प्रकृति से ही मिलती हैं। इसी वजह से इनको कहा जाता है क्या? प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके अनंत तक ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, फिर प्राकृतिक संख्या के बाद हम प्राकृतिक संख्या में भी 2 संख्याएं पढ़ेंगे, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या बेटा ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, यानी कि
कोई भी शेषफल ना छोड़ें, कोई भी शेषफल ना छोड़ें, उनको कहा जाता है क्या? सम संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं के भाग में आती हैं। सम संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है आपको पहचानना है कि ये सम संख्या है कि नहीं है। पहचानना का मतलब क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप में, आपके स्टैंडर्ड की ये सम संख्या है कि नहीं है, वो 4th, 5th, 3rd में बच्चों से पूछा जाता है, बताइए दी गई संख्याएं सम संख्या है या विषम संख्या है। तो अब ऐसा नहीं है, छोटे छोटे नंबर्स हैं, इनको तो आप डिवाइड कर ले रहे हो, पता चला बहुत बड़ा एक डिजिट लिखा हुआ है, मान लिखा हुआ है 4, 5, 3, 2, 6, 4, 9, 6। अब इसको डिवाइड करने जाओगे तो थोड़ा सा लगेगा क्या भैया? टाइम। ठीक है, कहोगे यार अब 2 का पहाड़ा हम इतना लंबा हम कैसे पढ़ें कि ये हमें पता चल जाए। ठीक, तो पता भी होगा बहुत लोगों को, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। देखो सिंप्लीफिकेशन में ये आपके बहुत काम आएंगी, ये सारी चीज़ें देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सिंप्लीफिकेशन में हमें बेनिफिशियल करती हैं। आपको पता चल जाएगा कि भैया ये इवन नंबर है तो इवन मतलब कि 2 से कटेगा ही कटेगा, 2 से काट सकते हैं इसको। ठीक है, तो सिंपल सी बात देखो, जो इसका इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है भैया, यूनिट डिजिट, यानी कि किसी भी संख्या का अगर जो इकाई अंक है वो क्या 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। आगे कुछ भी लिखा हो उससे नहीं मतलब है हमको देखना क्या है? इकाई का अंक। इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 होगी तो वह संख्या क्या होगी भैया? सम संख्या होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विषम संख्या है ये आपका, थोड़ा सा देखिए आज आपकी क्योंकि टाइम नहीं है, क्लासेस भी बहुत जल्दी आपको पूरा का पूरा सिलेबस की भी कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा पीपीटी बनाने में अभी प्रॉपर तरीके से पीपीटी नहीं बन पा रहा है, वर्कलोड भी थोड़ा सा है। तो कोशिश किया जाएगा आगे से अच्छे तरीके से आपको पूरा पीपीटी दिया जाए, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, अभी बिलाल बना नहीं हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड रहेंगी, आपको अगर नोट्स बनाने होंगे आप बना सकते हो। ठीक है बच्चा, फिर जब सम संख्या हुई तो उसके बाद क्या आएगी? विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर्स। ठीक है, यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें क्या कहेंगे? विषम संख्याएं कहेंगे। भाई अगर कोई सम है तो वो विषम नहीं होगी, जो सम नहीं है वो क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। ठीक है, और जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ऐसे आप काउंटिंग करते चले जाओ। ठीक है, तो जैसे सम संख्या को पहचानने का तरीका क्या है कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। ऐसे ही विषम संख्या का इकाई का अंक अगर क्या होगा? जैसे मान लो 6, 4, 3, 4, 8, 1 ये है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? हमारा विषम संख्या। क्यों? क्योंकि विषम संख्या के इकाई का जो अंक होता है, इकाई का जो अंक होगा भैया, इनके इकाई का अंक जो होगा, इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा? 1, 3, 5, 7 या 9 होगा। यानी कि किसी भी नंबर्स के लास्ट में आप देखिए अगर 1, 3, 5, 7 या 9 आ रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी भैया? विषम संख्या हो जाएगी। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं रेड कलर का ही यूज कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। सॉरी, अगर इकाई का अंक कितना होगा? 1, अगर इकाई का अंक 1 होगा, इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी भैया? विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए पूर्णांक यानी कि इंटीजर। ठीक है, आपने 5th 6th में पढ़ा ही है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। समझिए, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या ही क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। यानी कि एग्जाम्पल -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,
5। ठीक है, कभी कभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है भैया जीरो पूर्णांक है कि नहीं है। बिल्कुल, जैसे जब पूर्णांक की बात करते हैं ना तो लोग कहते हैं कि भैया धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। एक उदासीन पूर्णांक यानी कि जिसको क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक यानी कि शून्य पूर्णांक। भैया सिंपल सा इनका भी वही फंडा है। अब ये तो भैया धनात्मक में भी नहीं जा सकते हैं, शून्य जो है ना धनात्मक में जा सकता है ना ऋणात्मक। जैसे तो कहते हैं भैया हम क्या हैं, हम न्यूट्रल हैं, ना हम तुम्हारे साइड हैं ना हम तुम्हारे साइड। और आसानी से समझो भैया, जो पॉजिटिव है यानी कि वो क्या है, अमीर लोग हैं। ठीक है, जो निगेटिव हैं वो बेचारे क्या हैं, कर्जदार हैं, इन्होंने पैसे उधार ले रखे हैं। ठीक है, और इन लोगों ने पैसे उधार दे रखे हैं। और ये जो जीरो है, जो शून्य है, ये बेचारा ना तो इसका किसी से लेना है ना किसी को देना है, ये अपने में मस्त है। हाँ, लेकिन ये सुकून वाली जिंदगी में है। एक तरीके से ये शून्य जो है वो सुकून वाली जिंदगी में कि भैया ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाला कहानी है इसका। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या है 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और उदासीन धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। ठीक है, वैसे इसका बहुत प्रॉपर आपको कहीं यूज नहीं मिलता है। लोग जब भी बात करते हैं तो ये धनात्मक और ऋणात्मक इन्हीं दो की बात करते हैं। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। धनात्मक संख्याएं यानी कि धनात्मक पूर्णांक क्या होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं बच्चा, धनात्मक पूर्णांक होती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, माइनस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और उदासीन पूर्णांक ऐसे पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना हो, कोई प्रवाह ना हो, ना पढ़े। भाई जब पढ़ते हैं तो +1 +2 पढ़ते हैं, -1 -2 पढ़ते हैं, लेकिन जीरो को हमेशा क्या पढ़ते हैं, +0 और -0 नहीं पढ़ते हैं। जीरो को हम क्या पढ़ते हैं, शून्य को हम +0 या -0 नहीं पढ़ते हैं, हम उसको पढ़ते हैं क्या, सिर्फ और सिर्फ शून्य ही पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, चलो फिर आती है पूर्ण संख्याएं। ये सब तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं के 2 भाग पढ़े आपने, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, फिर आपने पढ़ा क्या, पूर्णांक यानी कि माइनस संख्याओं, प्लस संख्याओं और शून्य का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य का जो एक ग्रुप होता है उसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब आते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर पर आते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या तो हमें पता, मतलब जो नहीं भी स्कूल जाता है, जो कभी स्कूल नहीं भी गया होता है, उसको उसके बारे में पता होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर जो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो हमारे यहाँ क्यू मार्ट है फैजाबाद में, क्यू मार्ट के सामने जैसे जाइए तुरंत आ जाएंगे, ए भैया दे दे, ए भैया दे दे। ठीक है, तो वो वाला सीन वो लोग करते हैं। अच्छा, मैंने बताया ना, उनको पैसे देंगे वो तुरंत काउंट कर लेंगे, भैया ने 1 रुपया दिया, भैया ने 5 रुपये दिया। ठीक है, तो अब उनसे अगर पूछो जीरो के यूजेस पूछो, जीरो का क्या यूज़ है, जीरो को किसी संख्या से डिवाइड करें, जीरो को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें, तो उनके बारे में उनको नहीं नॉलेज होगी। ठीक है, उनके बारे में उनको होल नॉलेज यानी कि पूर्ण संख्या के बारे में उनको नॉलेज लेंगे। तो सिंपल सा क्या है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है, तो यह क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी कि अब क्या हो गया, कंप्लीट। जब हम बात करेंगे कि भाई शून्य क्या है, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पढ़े, लेकिन अगर शून्य का नॉलेज ना होता, ठीक है, तो आगे 10 कैसे बनाते, फिर 11 12 13 14 11 12 13 14 15 आप करते रहते। फिर अगर शून्य का नॉलेज नहीं होता फिर आप रुक जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने पर यह क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक की संख्याएं। अब देखिए, अब जो बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि आपके पहले चैप्टर में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये गुणनखंड का बड़ा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, जब आप HCF और LCM निकालते हो तो यहां पर इसका बहुत लंबा प्रोसेस किया जाता है। पहला है भाज्य संख्या यानी कि क्या, कंपोजिट नंबर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं
यानी कि खुद से और एक से विभाजित होने के साथ साथ अन्य किसी भी नंबर से कम, खुद से हर एक नंबर डिवाइड होता है, एक से हर एक नंबर डिवाइड होता है, लेकिन साथ ही साथ एक क्राइटेरिया है, कम से कम एक और नंबर से उसको डिवाइड होना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित होने के साथ साथ किसी एक संख्या से और विभाजित हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? भाज्य संख्याएं कहा जाएगा। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ऐसे बहुत। अब जैसे 4 है, 4 को आप देखो, 4 तो भैया खुद से डिवाइड होगा, ठीक है, 4 खुद से भी डिवाइड होगा और 4 जो होगा 1 से डिवाइड होगा। लेकिन जो 4 है बेटा वो किससे? 2 से भी डिवाइड होगा। मैंने क्या बताया था? कम से कम एक नंबर से और डिवाइड हो। ऐसा नहीं है कि भाज्य संख्या होने के लिए उसको 2, 3, 4 कई नंबर से डिवाइड होना हो। मतलब एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, कम से कम 3 नंबर। और 3 नंबर वो कौन कौन से हैं? खुद हो जाएगा, एक हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एक और नंबर कोई भी हो जाएगा। ठीक है, तो 4, 6, 8, 9, 10 ये आपकी भाज्य संख्या, ऐसे आप देख लेंगे, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। फिर अगला क्या है? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो भाई भाज्य है तो ये इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से यानी खुद से और एक से विभाजित हों और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 11, 13, 17। और बेसिक में अगर आप देखो, यानी कि ये जो होते हैं ना, ये खुद के ही टेबल में आते हैं, किसी और की टेबल में किसी और नंबर के पहाड़ा आप पढ़ोगे ना, 2 पढ़ोगे तो 2 एकम 2 ही पढ़ोगे। ठीक है, 2 फिर किसी और की टेबल में नहीं आएगा, 1 दुनाई 2 पढ़ोगे। ठीक है, यही 2 चीज हुआ ना। अब क्या 2 किसी और की टेबल में आ रहा है? जैसे हमने देखा था ना, 4 जो था तो 4 2 की टेबल में आ जा रहा था, 2 के पहाड़े में 2 दुनाई 4 आ जा रहा था। ठीक, तो ये ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, उन्हें क्या कहते हैं भैया? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहअभाज्य संख्या, ठीक है, यानी कि को प्राइम नंबर। ठीक, अब सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है? कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो, वो क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। और बेसिक में अगर आप और इजी तरीके से जानो तो 2 अभाज्य संख्याओं का जो ग्रुप होगा वो एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 5 और 7। ठीक है, तो ये भाई ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और इन दोनों का जब भी HCF आप निकालोगे तो वो आएगा कितना? 1 आएगा। ठीक है, 2 और 3 का भी यही हाल है, HCF निकालोगे तो आएगा कितना? 1 आएगा। ठीक, अच्छा, बहुत लोग कहेंगे सर परिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपने पहले नहीं बताया, अब लास्ट में बता रहे हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का इसको और विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे जब आपके पहले चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि वहां पर अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करना भी है आपको, तो वहां पर इसको बहुत ब्रॉड तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या को बस सिंपल सी आपने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, परिभाषा पढ़ी हुई है कि ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन इसमें 2 कंडीशन और होती हैं। कंडीशन क्या है? Q जो होता है यानी कि जो हर होता है उसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है भैया कि जो HCF है वो क्या होना चाहिए, यानी कि अंश और हर का जो HCF है वो क्या होना चाहिए? वो 1 होना चाहिए। ये 2 कंडीशन और है परिमेय संख्याओं के बारे में। जैसे 3/4, 7/12, 17/19। ये देखो 3 और देखो 4 तो शून्य नहीं है और P/Q अंश और हर के रूप में लिखा गया है, और इन दोनों का HCF भी निकालोगे तो आएगा कितना? 1 आएगा। 7/12, ठीक है, 17/19। 0 भी क्या आ जाएगी? आपका परिमेय संख्या में आ जाएगी। क्यों भाई? 0/1 तो लिख ही सकते हो आप, Q इज नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों का HCF निकालोगे तो आएगा कितना? 1 ही आएगा। ठीक, चलिए अगला क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है। अब देखो जो परिमेय है वो तो है, जो परिमेय नहीं है वो क्या हो जाएंगे? अपरिमेय, यानी कि ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और उन्हें मुख्यतः अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी इनका पूर्ण वर्ग मूल नहीं निकलता है। यानी कि और इजी में कर लो, यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या हो उसको अंडर रूट में लिख दो, वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कोई भी अभाज्य संख्या हो उसको अंडर रूट में लिख दो, वो क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है,
पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये क्यों है, ठीक है, ये आपको अगली क्लास में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। और ये वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्या है, ये आपको पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। डेफिनेशन आपको यहाँ पर स्लाइड में है। अगर आपको लिखना होगा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर क्या बनती हैं, वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन लिखना होगा तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अवास्तविक यानी कि अनरियल यानी कि काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स, यह एक काल्पनिक संख्या है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, डिस्क्लेमर दे दिया जाता है, ठीक। तो ये सारा बेसिक जो है आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब जब हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्याएं, तो वहां पर आपको अब ये दिक्कत ना रहे कि सर हमको प्राकृतिक संख्या नहीं पता है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य ये नहीं पता है, ठीक है। ये आप एक बार पूरी क्लास फिर से अच्छे से नोट्स बनाना होगा, आप नोट्स बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जिसको अगर कोई भी दिक्कत होगी किसी भी संख्या के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।